आज की वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड आंगनबाड़ी भर्ती 2025 के बारे में, जिसके फॉर्म को आप बहुत जल्दी ही अप्लाई कर पाएंगे। इसके साथ साथ क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, कौन कौन फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में देने का प्रयास करेंगे। उत्तराखंड में इस बार आंगनबाड़ी के ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे और ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो लिंक है वो 2 जनवरी 2025 से एक्टिवेट होगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन निदेशालय महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखंड द्वारा दिनांक 30 दिसंबर 2024 को रिलीज कर दिया गया, जिसमें बताया गया कि ऑनलाइन एवं पंजीकरण फॉर्म एवं आवेदन फॉर्म आप 2 जनवरी 2025 से अप्लाई कर पाएंगे और ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है 31 जनवरी 2025 से लगभग 1 महीना समय आपको इसमें दिया जाएगा और इसके अंतर्गत इस वेबसाइट से आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। फॉर्म अप्लाई करने का कंप्लीट वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। फॉर्म भरने से पहले जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे, कक्षा 10 और 12 की अंक तालिका आपको चाहिए होगी। स्नातक एवं स्नातकोत्तर यदि आपने कर रखा है तो उसकी भी अंक तालिका चाहिए होगी। स्थायी निवास प्रमाण पत्र जरूरी है, इसके बिना आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। परिवार रजिस्ट्री की नकल ग्रामीण क्षेत्र के अभ्यर्थी के लिए जरूरी है और आरक्षित श्रेणी का प्रमाण पत्र यदि आप SC ST OBC में आते हैं तो उसका प्रमाण पत्र भी आप लगा सकते हैं और वरीयता श्रेणी से संबंधित प्रमाण पत्र, इसके बारे में वीडियो के अंत तक आपको बता दिया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा गलत फॉर्म भरने पर फॉर्म कैंसिल भी हो सकता है। उत्तराखंड में आंगनबाड़ी भर्ती को लेकर नया शासनादेश जारी हो चुका है 18 दिसंबर 2024 में और इस शासनादेश ने पुराने जो शासनादेश जो 2023 फरवरी 2023 को जो शासनादेश जारी हुआ था उसको यहाँ पे अब क्रमित कर दिया, अर्थात उसको कैंसिल कर दिया गया। तो नया शासनादेश आपको इस बार देखने को मिलेगा। इसमें कई सारे नियम भी बदल चुके हैं। भाग 1 की बात करें तो भाग 1 में बिना विज्ञप्ति प्रकाशित किए निर्धारित अर्हता पूर्ण करने वाले कार्यरत सहायिकाओं के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के चयन की कार्रवाई दी गई है। अर्थात किसी ग्राम सभा में यदि कोई पोस्ट खाली होता है, सिंगल पोस्ट या 2-1 पोस्ट के लिए बिना विज्ञापन प्रकाशन किए भी भर्ती ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। इसकी कंप्लीट जानकारी आपको भाग 1 में देखने को मिलेगा और कंप्लीट शासनादेश आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करके रिसीव कर सकते हैं। शासनादेश को कई सारे भागों में विभक्त किया गया, जिसमें भाग 2 में विज्ञप्ति के आधार पर आवेदन आमंत्रित कर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं का कार्रवाई एवं चयन किस तरीके से होगा, इसकी कंप्लीट जानकारी आपको भाग 2 में मिल पाएगी। शैक्षिक अर्हता की बात करें तो इसमें बड़ा बदलाव किया गया है। शैक्षिक अर्हता सहायिकाओं के लिए एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट पास आउट कर दिया गया, अर्थात इंटरमीडिएट पास आउट महिला एवं जो अविवाहित महिलाएं हैं वही केवल इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम इंटर पास होना चाहिए। यदि कोई इंटर पास नहीं है तो फॉर्म ही अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरी, आयु के संबंध में भी यहाँ पे चेंज किया गया है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम जो है 35 वर्ष होना चाहिए। इसके अलावा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार उत्तराखंड के में जो है छूट मिल पाएगा। इसके अलावा कार्यरत कार्यकर्ती कोई है, सहायिका कोई है तो उनको भी अलग से आयु में छूट मिल पाएगा। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है और जो आयु की जो गणना है वो 1 जनवरी से की जाएगी। यदि जो है उसकी विज्ञप्ति में इस तरीके से लिखा हुआ है कि 1 जनवरी या 1 जुलाई से जो है आयु की गणना की जाएगी। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है निवास की स्थिति। तो ग्रामीण क्षेत्र में यदि आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो उसी ग्राम सभा का आपको निवासी होना चाहिए और उसके लिए आपको स्थायी निवास प्रमाण पत्र जो कि कम से कम उप जिला अधिकारी द्वारा निर्गत किया हुआ होना चाहिए और इसके अलावा पंचायत विकास अधिकारी अर्थात ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से जारी परिवार रजिस्ट्री की नकल भी आपके पास होनी चाहिए और ये फॉर्म भरते समय आपको चाहिए होगा और यदि ये आप नहीं देते हैं तो आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। और इसमें सेम एड्रेस आपका होना चाहिए, अर्थात परिवार रजिस्ट्री में भी सेम एड्रेस होना चाहिए और जो स्थायी निवास प्रमाण पत्र है उसमें भी आपका एड्रेस सेम होना चाहिए, अन्यथा आपका फॉर्म कैंसिल हो सकता है। और शहरी क्षेत्रों में यदि आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आवेदक को उसी वार्ड का निवासी होना चाहिए जिस वार्ड के में आप अप्लाई करना चाहते हैं और उसके लिए आपके पास संबंधित वार्ड का जो है निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, कम से कम उप जिलाधिकारी या तहसीलदार से निर्गत, प्लस राशन कार्ड की प्रति होनी चाहिए जिसमें सेम एड्रेस होना चाहिए और वोटर कार्ड में भी आपके सेम एड्रेस होना चाहिए। यदि आप तीनों डॉक्यूमेंट में एड्रेस मिसमैच होता है तो आपका फॉर्म कैंसिल किया जा सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कि किस तरीके से इसमें चयन प्रक्रिया रहने वाला है। तो चयन प्रक्रिया पूरी तरीके से पारदर्शी रह सकता है, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायकों के लिए अलग अलग नियम है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यदि कोई उसी पोस्ट में कोई कार्यरत सहायिका है और वो उसी पोस्ट के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए अप्लाई करती है तो सबसे पहले सहायिका को वरीयता मिलेगा। उसके बाद सेकंड वरीयता उनको मिलेगा यदि कोई कार्यकर्ती ऐसी है जिन्होंने वर्तमान में सेवारत ना हो, अर्थात उन्होंने 1 साल या 2 साल काम किया हो और उन्होंने काम छोड़ दिया हो, तो ऐसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को उसमें वरीयता मिलेगा। और उसके बाद तीसरे नंबर पर वरीयता मिलेगा यदि कोई ऐसी आंगनबाड़ी सहायिका है जिन्होंने 1 साल या 2 साल काम किया हो और काम करने के बाद उन्होंने छोड़ दिया हो तो दोबारा वो
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए अप्लाई करना चाहती है तो थर्ड नंबर पे उनको वरीयता मिलेगा। उसके बाद चौथे नंबर पे विधवा यदि कोई है उनको वरीयता मिलेगा और पाँचवें नंबर पे तलाकशुदा महिला को वरीयता मिलेगा। ये केवल आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के चयन के लिए ये नियम है। इसके अलावा आंगनबाड़ी सहायिका की बात करें तो सहायिका में पूर्व में अनुभवी किंतु वर्तमान में सेवारत ना हो ऐसे कोई आंगनबाड़ी सहायिका है जिन्होंने 1 साल या 2 साल काम किया हो या किसी कारणवश उन्होंने काम छोड़ दिया हो, दोबारा से वो फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले वरीयता दिया जाएगा। उसके बाद सेकंड नंबर पे विधवा को वरीयता दिया जाएगा। उसके बाद थर्ड नंबर पे तलाकशुदा को वरीयता दिया जाएगा। इनके लिए कोई मेरिट की गाइडलाइंस नहीं है, मेरिट में कम होने के बावजूद भी इनका चयन किया जाएगा। उसके बाद ये तीनों ही कैटेगरी में यदि कोई कैंडिडेट नहीं मिलता है उसके बाद हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन या पीजी के मार्क्स के आधार पर मेरिट बनाई जाएगी और उसके बाद ही उसी कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में पूर्व में काम कर चुके तो कम से कम 1 वर्ष काम करना अनिवार्य है और 1 वर्ष काम करने का प्रमाण पत्र आपको यहाँ बनवाना होगा जो कि बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय से ही बनेगा। सेम उसी कंडीशन में आंगनबाड़ी सहायिका के लिए सेम नियम है तो इसमें भी प्रमाण पत्र आपको बनवाना होगा, बाल विकास परियोजना अधिकारी से ये प्रमाण पत्र बनेगा। विधवा श्रेणी में यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो पति की मृत्यु प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा और तलाकशुदा श्रेणी में यदि कोई इसका लाभ लेना चाहते हैं तो माननीय न्यायालय द्वारा जारी तलाक के आदेश की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा। तो इसके लिए कोई अलग से डॉक्यूमेंट आपको नहीं बनाना होगा। यदि कोई तलाकशुदा महिला है तो ये 2 श्रेणी में भी बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, उनके पास ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए तब जाके आप फॉर्म का अप्लाई कर पाएंगे या आपका फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा। यहाँ पर शैक्षिक अर्हता के लिए भी अंक प्रदान किए जाएंगे, लेकिन ये सारा जो काम है सॉफ्टवेयर द्वारा किया जाएगा और इसका तुलनात्मक चार्ट भी प्रदर्शित किया जाएगा। तो आप मान लीजिए कोई एक पोस्ट है जिसमें आंगनबाड़ी सहायिका का पोस्ट है या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का पोस्ट है, तो उस पोस्ट में यदि किसी तलाकशुदा ने आवेदन नहीं किया है या किसी विधवा ने आवेदन नहीं किया है या ना ही किसी पूर्व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका ने आवेदन किया है, अर्थात कोई ऐसा पोस्ट है, ऐसे कोई केंद्र है जहाँ पे केवल फ्रेशर लोगों ने ही आवेदन किया है, उस कंडीशन में आपके हाई स्कूल से लेके पीजी तक के जो मार्क्स हैं उसकी मेरिट बनेगी और उन्हीं का चयन किया जाएगा जिनके की मार्क्स सबसे ज़्यादा होंगे। तो उस कंडीशन में कक्षा 10 का जो मार्क्स होगा उसका 10% लिया जाएगा। मान लीजिए कक्षा 10 में 45% मार्क्स है तो 45 का 10% अर्थात 4.5 अंक लिए जाएंगे। उसी तरीके से यदि कक्षा 12 में आपके 59% मार्क्स है तो 59 का 10% अर्थात 5.9 अंक यहाँ पे लिए जाएंगे। उसी तरीके से यदि आपने ग्रेजुएशन किया है या फिर पीजी किया है, स्नातकोत्तर किया है किसी भी परीक्षा में किसी भी विषय के साथ, तो स्नातक उत्तीर्ण करने पर 2 अंक दिया जाएगा। चाहे आपके स्नातक में अर्थात ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन या थर्ड डिवीजन हो, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे इस नियम को भी चेंज किया गया, पिछले बार ऐसा नियम नहीं था। तो किसी भी डिवीजन में यदि आपने ग्रेजुएशन की डिग्री ली है तो 2 अंक मिलेगा और यदि किसी भी श्रेणी में आपने स्नातकोत्तर अर्थात पीजी किया है तो 3 अंक यहाँ पे दिया जाएगा। तो इन अंकों को जोड़ के जो है मेरिट बनाया जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इस तरीके से नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम या यूट्यूब चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।